नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट आपका चौथा है, 3 सॉल्व कराए जा चुके हैं और ये कंटिन्यू अब चलेगा और आप लोग देखते रहिए और देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज हम देखेंगे कौन सा प्रैक्टिस सेट है। एग्जाम डेट है 20/2/2024। 2024 के पूरे प्रैक्टिस सेट रहेंगे। अब जितने भी सॉल्व कराए जाएंगे 2024 के रहेंगे और ये फर्स्ट मीटिंग का है। फर्स्ट मीटिंग का है, कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2024 का है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन भी देखें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और आएंगे भी, आगे भी आएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी, कह रहा है 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा देने में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करिए। टोटल विद्यार्थी लिखे यहाँ पे, कुल विद्यार्थी। सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे पूछ क्या रहा है और दिया क्या क्या है। कुल विद्यार्थी हम क्या रखेंगे, 100%। कोई भी चीज होती है तो वो पूर्णतया कब होती है, 100% में अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये 100% है और कह रहा है 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हुए, इसी में उत्तीर्ण लिख लेते हैं हम। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण विद्यार्थी और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए, 93%। 93% उत्तीर्ण हो गए। तो आप ये बताइए, टोटल 100% है, 93% उत्तीर्ण हो गए तो बचे कितने, अनुत्तीर्ण कितने हुए, 7%। ठीक है, 100% से 93% घटा देंगे तो कितना आएगा, 7%। 7% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है और उत्तीर्ण है 93%। तो अब इसमें कह क्या रहा है, उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो गए, 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। अब यहाँ अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है, 7%। तो 7% बराबर कितना हो जाएगा, 7% बराबर हो जाएगा 9,275 विद्यार्थी, क्योंकि ये अनुत्तीर्ण की संख्या है, ये भी अनुत्तीर्ण की संख्या है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब कह क्या रहा है, विद्यार्थी की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो उपस्थित विद्यार्थी कुल कितने थे, 100%। तो 100% पे अब हम निकाल लेंगे इसका मान, जो आएगा वही आपका मान हो जाएगा 9,275। अब देखिए ये एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, जितना भी यहाँ पूछा जाएगा और फिर इससे अधिक का यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे भाग होगा और यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा जितने का निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 7 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 7 एक कम 7 हो गया और 7 त्रिक 21 हो गया, 7 दून 14 हो गया, 7 पचे 35 हो गया, बराबर कितना आ गया, 00। ठीक है, ये आ गया। ये आपका 1,32,500, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 1,32,500 आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको केवल थोड़ा सा देखना है कि कैसे लगेगा। अब ये क्वेश्चन जो आते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बॉडमास। ये होता है बॉडमास, ये मेथड है, इससे लगाया जाता है। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर ऑफ, अगर ऑफ दिया है कहीं, ऑफ का मतलब का दिया है तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर क्या सॉल्व करते हैं, डिवीजन। ठीक है, भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर एडिशन, जोड़, और ये है घटाना।
सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ दिया है तो ऑफ को, फिर डिवीजन है, भाग है, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ को सॉल्व करते हैं, फिर जो घटाना का चिन्ह रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर यदि ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या दे दी गई है और इन चारों में से कुछ भी है, तो सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर भाग सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ठीक है, तो वही प्रक्रिया यहाँ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, यहाँ क्या दिया हुआ है 41, फिर गुणे मंझला कोष्ठक है 36, गुणे ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, फिर 4। ठीक है, फिर भागे 96 गुणे 2 भागे 24। ठीक, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आप सीधा सीधा सॉल्व करिए। यहाँ से सबसे पहले छोटा कोष्ठक हम सॉल्व करते हैं, तो छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 96 है, गुणे 2 है और भागे कितना है 24 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे, क्या मान प्राप्त होगा, कितना हो जाएगा 24 चौके 96, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, यहाँ से मान क्या प्राप्त हुआ 8। तो अब यहाँ पे देखिए 36 गुणे 4 भागे 8, अब ये 36 गुणे 4 भागे 8 है। अब इसको भी यदि हम यहाँ से सॉल्व करें, 8 का भाग करें, क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह है, तो 8 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा भागे 8। ठीक है, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, अब 2 से काटेंगे, कितने बार कटेगा 18। ठीक है, 18 हो गया। अब इसका मान क्या प्राप्त हुआ 18, इसका सॉल्व करने पे क्या प्राप्त हुआ 18। अब यहाँ पे क्या है 41, क्या है 41 है और गुणे 18 है, तो अब इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा 18 एक कम 18, 18 चौक 72, 1 73। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ 738, 738 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना जो भी दिया है मान, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर लास्ट में बड़े ब्रैकेट को, जो भी चिन्ह जैसे जैसे हैं वैसे आपको लगाते जाना। ठीक है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा 2/5 है या 3/5 है या कुछ भी है, तो ये 2/5 का मतलब क्या हुआ, कोई भी धनराशि है आपकी, कोई धनराशि है, जैसे कि मान लिया गया P। ठीक है, माना कोई धनराशि P है, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, उस धनराशि का 2/5 है, क्या है ब्याज। इसका साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज यदि हम देखें तो 2/5 है, किसका है P का। कोई धनराशि हमारी P है जिसका ब्याज कितना है 2/5 है। अब इसको ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर, दर का मतलब R होता है, दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, तो ये होता है, समय किस में होना चाहिए आपका, वर्षों में होना चाहिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे क्या प्राप्त होगा, P यहाँ पे है और P यहाँ है, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे बटे में ये 5 है, ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, तो बचा क्या R बराबर, जब सारा कुछ कट जाता है इधर उधर का तो क्या बचता है 1, R बराबर क्या बच गया 1। अब ये प्रतिशत हो जाएगा, तो क्या हुआ R बराबर क्या मान मिल गया 1%। आपके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको। चौथा क्वेश्चन है आपका, R एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, R एक काम को 90 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम R द्वारा 45 दिन, कह रहा है 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। अब इसको हम देखेंगे, R कह रहा है R एक काम को, किसी काम को कितने दिनों में 90 दिनों में, 90 डेज में, कितने दिन में 90 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे कुछ वीडियोस उत्तर प्रदेश पुलिस के भी पड़े हुए हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोगों को अगर ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत हो रही है तो आप वहां जाके डिटेल्स देख सकते हैं। पहला दूसरा वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, उसमें इतना बढ़िया तरीका बताया गया है इनको सॉल्व करने का। कुछ भी दे देगा आपका क्वेश्चन, कैसा भी दे देगा, तो आप वहां से सॉल्व कर लेंगे, सारा का सारा मटेरियल सेम ही है।
तो आप वहां से देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। अगर मैं यहाँ बताना शुरू कर दूंगा तो आपकी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, कम से कम 1.5 घंटे के हो जाएंगे। आप लोगों को लगे कि ये सॉल्व कराना जरूरी है पूरा अच्छे तरीके से, पूरा का पूरा डिटेल्स बता के, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? 90 दिनों में। 90 दिनों में करता है तो इसका हम निकालते हैं एक दिन का वर्ग। एक दिन का वर्ग, ठीक है, एक दिन का वर्ग। जब ये 90 दिन में करता है तो एक दिन में पर डे कितना करेगा? एक वर्ग, ये एक वर्ग पर डे करेगा, ठीक है। तो ये कितना करेगा? एक वर्ग पर डे करेगा। एक दिन में एक वर्ग करेगा, 90 दिनों में 90 वर्ग। तो मान लेते हैं जितना भी दिया रहता है ये, इसको क्या मान लेते हैं हम? टोटल वर्क। टोटल वर्क मान लेते हैं कि 90 वर्क है। अब 90 दिन है तो 90 दिन को हम हटा के इसको क्या कह देते हैं? टोटल वर्क। इतने यूनिट वर्क है हमारा, 90 वर्क है। तो एक दिन में एक वर्क करेगा तो 90 दिन में कितना वर्क करेगा? 90 वर्क, ठीक है, 90 काम करेगा। अब एक दिन में एक काम करता है तो 45 दिन में कितना काम करेगा? 45 दिन में करेगा 45 काम, ठीक है, 45 यूनिट काम करेगा। ये यूनिट में होता है, 45 यूनिट, 45 यूनिट वर्क करेगा। और ये है 90 यूनिट वर्क है, ठीक है, ये हमारा 90 यूनिट वर्क है। तो 45 दिन में कितना करेगा? 45 डेज में ये 45 दिन में कितना काम करेगा? 45 यूनिट काम करेगा। तो कह के आ रहा है 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है। कितना काम पूरा किया जा सकता है? कितने प्रतिशत काम पूरा किया जा सकता है? तो कितना काम करेगा? 45 काम करेगा। अब 45 काम कर रहा है कितने में? 90 काम में 45 काम कर रहा है। तो देख लेते हैं कितना प्रतिशत ये काम करेगा टोटल। तो 0 से 0 कट गया, 9 बचे 45 हो गया, बराबर कितना आ गया? 5 दहम 50। कितना परसेंट काम करेगा? 50%। आपका कितना काम हो गया? 50%, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लगते हैं ये क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज, करा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये 5वां नंबर है आपका। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा के अधिकतम अंक पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना कोई विद्यार्थी ए है, कोई भी विद्यार्थी ए है और एक विद्यार्थी क्या है? बी है। अब कहता है विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। ये क्या प्राप्त करता है? 75% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। और दूसरे ने कितने प्राप्त किए? 60% अंक। ये 60% अंक प्राप्त किया। अब कह रहा है 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अधिक हैं। 30 किसके अधिक है? 75% पाने वाले के 30 अधिक हैं। इसके 30 मार्क्स अधिक हैं, ठीक है, 30 मार्क अधिक है, अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? अब कह रहा है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो आप ये बताइए, मान लिएगा ये भी कुछ पाया होगा, कुछ ना कुछ अंक पाया होगा। अब ये जितना पाया है इतने से इसको घटाएंगे तो कितना अधिक आ रहा है? 30%, 30 अंक अधिक आ रहे हैं। तो आप ये बताइए 75% अंक जो पाया है और ये 60% अंक पाया है, या तो हम ऐसे कर लें या तो हम ऐसे कर दें कि 75 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा? 15%। अब 15% क्या है? अधिक है। 15% कौन अधिक है? ए अधिक है। और कह क्या रहा है? अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। किसको अधिक प्राप्त हुए? ए वाले को अधिक प्राप्त हुए। ए वाले को कितना अधिक प्राप्त हुए? 30 अंक। 15% में कितना अधिक प्राप्त हुए? 30, ठीक है, 15% में 30 प्राप्त हुए। अगर 15% अधिक है तो 30 अंक प्राप्त हुए। अब इसको हम क्या करेंगे? 100 में निकालेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूं कि पूर्णतया कब होता है? 100 में होता है। अगर पूरा का पूरा अधिकतम पूछ रहा है या फिर सभी का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 100 पे निकाल लेंगे। तो 30 है बटे क्या करेंगे? 15 गुणे 100, ठीक है। तो अब इसको काटिए, 15 दूना 30 बराबर क्या हो गया? 200। तो 200 क्या आया आपका? करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, 200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। वह समय ज्ञात करना है जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं
ये जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में धनराशि बढ़ती है तो समान समय में समान गुना बढ़ती है। गुने का मतलब क्या हुआ, जितने गुना एक बार बढ़ेगी उतने गुना दोबारा भी बढ़ेगी और उतने ही समय में बढ़ेगी। जैसा कि कोई धनराशि आपकी पी है, ठीक है, तो 10 वर्षों में कितना हो जाती है, 2p, ठीक, दो गुनी हो जाती है। आप पी मान लीजिए या फिर आप यहाँ पे मान लीजिए एक, कोई धनराशि आपकी एक है और क्या कह रहा है, 10 वर्षों में स्वयं की दो गुना हो जाती है। अब स्वयं से दो गुना हो गई 10 वर्षों में, ठीक है, 10 वर्षों में। फिर समान समय में समान गुना धनराशि बढ़ती है, तो फिर 10 ही वर्ष में क्या होगी, फिर दो गुना हो जाएगी स्वयं की। अब यहाँ पे 2 है तो दो दूनी 4 हो जाएगी, मतलब दो गुना यहाँ से भी हो जाएगी। समान समय है, 10 वर्ष यहाँ है, दो गुना हुई है, 10 वर्ष यहाँ भी है, दो गुना हो गई। तो ये क्या प्राप्त हुआ, हमें 4 गुना प्राप्त हो गया। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 गुना, ठीक है। 4 गुना कितने वर्षों में प्राप्त हुआ, यहाँ से लेके हम जोड़ेंगे कितने वर्षों में, 10 वर्ष ये हो गया और 10 वर्ष ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 20 वर्ष, ठीक है। तो कितना आंसर आपका आ गया, 20 वर्ष, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत कितनी होगी, तो आप ये बताइए कि यदि रोहित 2320 रुपए में कोई भी सामान खरीदता है या फिर बल्ला ही खरीदता है, बल्ला इतने में खरीदता है, ये इसका क्या है, सीपी है, कास्ट प्राइस है, ठीक है। कास्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य इतने रुपए का खरीदता है। अब मरम्मत में कितना खर्च करता है, उसकी मरम्मत में 180 रुपए। जब 180 रुपए मरम्मत में खर्च कर दिया तो वो इसके जेब से ही लगा है, जब इसकी जेब से ही लगा है तो क्या हो गया, 180 रुपए और हम इसमें जोड़ देंगे क्योंकि मरम्मत कराया है। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 1 5 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 2500 हो गया। अब सीपी आपका कितना बन गया, 2500 बन गया। अब अगर हम बात करें सीपी की तो सीपी आपका कितना बना, 2500 बन गया। और बेचता कितने में है, एसपी, एसपी आपका क्या हो गया, 2400, अर्थात एसपी का मतलब हो जाता है विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको विक्रय मूल्य कहते हैं, इसको क्रय मूल्य कहते हैं। जब इतने में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है तो क्या होगा, 2500 में खरीदा, 2400 में बेचा, तो कितने की हानि हो गई, 100 रुपए की। जब अधिक में खरीद रहा है और कम में बेच रहा है तो क्या होगा, हानि होगी। तो 100 रुपए की क्या हुई, हानि, ठीक है, 100 रुपए की हानि हो गई। अब कह रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला होता है आपका, हानि, जितनी हानि हो रही पहले हानि रखते हैं हम, फिर बटे क्रय मूल्य रखते हैं, क्रय मूल्य, फिर गुणे 100, ठीक है। टोटल हानि कितनी हुई, 100 की हानि हुई है तो 100 रखेंगे, फिर बटे क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य है 2500, तो 2500 रखेंगे, फिर गुणे 100, ठीक, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 25 चौके 100, ठीक, तो बराबर क्या हुआ, 4% की हानि हुई है, ठीक है, 4% की हानि हो गई। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लग रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपाते 4 अनुपाते 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, आर का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर, ठीक है। इसको जब भी हम देखेंगे तो 1/2 दिया हुआ है, अनुपाते 4 दिया हुआ है, फिर अनुपाते 3 अनुपाते 2, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा, ये आपका बटे में दे देगा, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक ही तरीके का बनाना है। जैसे यहाँ 4 है, 4 पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, तो 4 के रूप में अर्थात पूर्णांक संख्या के रूप में हम सभी को बना लेंगे। जैसे 1/2 है तो यहाँ भी एक पूर्णांक है, यहाँ भी एक पूर्णांक है, बटे में ना रहे, भिन्न में ना रहे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 को यहाँ से हटाना चाहें तो सबसे पहले हम सब बटे 2 कर लेते हैं, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अनुपाते यहाँ कितना आ जाएगा, बटे 1 है तो 1 का भाग करेंगे 2 आएगा, 2 चौके 8, 8 हो जाएगा। फिर अनुपाते यहाँ कितना होगा, 2 से भाग करेंगे 1, 3 एकम 3, तो ये क्या आ गया आपका, इसको हटा देंगे, फिर बचा क्या आपका 1 अनुपाते 8 अनुपाते 3। तो इसको हम जोड़ लेंगे, टोटल क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस
Q प्लस R हमारा क्या आ गया, 8 3 11 1 12, टोटल आया हमारा 12। और कह के आ रहा है 7200 को इन सभी में बांटना है, PQR में बांटना है, PQR में 7200 को बांटना है। तो ये जितना भी टोटल आएगा इनका, क्योंकि इतने में ही बटेगा, जो 12 आ रहा है इसी में ये 7200 बटेगा, तो 12 कर देंगे। अब ये बताइए, इतना हो गया 7200 बटे 12 हो गया, इतने में ये पूरा का पूरा धनराशि बटेगी। लेकिन कह क्या रहा है इसमें, आर का हिस्सा। जब आर का हिस्सा पूछ रहा है, जिसका भी हिस्सा आप पूछे, अब इसको हम क्या कर देंगे, उसी का हिस्सा यहाँ पे लगा देंगे, तो आर का हिस्सा ये निकल आएगा। पहले तो ये प्रक्रिया आपको करनी है, जितना भी टोटल आएगा इन सभी का बटे में रखना है, और फिर जिसका भी पूछे, यदि आर का पूछ रहा है 3 का गुणा कर देंगे, क्यू का पूछ रहा है तो 8 का गुणा कर देंगे, पी का पूछ रहा है तो 1 का गुणा कर देंगे, उसी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, 12 छंग 72, कितना आया 600, 6 तिरिक 18, टोटल कितना आ गया 1800 रुपए। 1800 रुपए आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 9वां क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। ठीक, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई L। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, L1 प्लस L2। L1 क्या है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई, L2 है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। लेकिन दिया क्या है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 320। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, इसकी भी 320 है, प्लस इसकी भी 320 है, बराबर क्या हो जाएगा 640। ठीक है, दोनों की क्या है 640 लंबाई हो गई, बराबर या रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, ये क्या है, रेल गाड़ियों की लंबाई, गाड़ियों की लंबाई हो गई। ठीक है, ये हो गई 640 आ गए। अब क्या कह रहा है, 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो 640 जब भी ये एक दूसरे को पार करती हैं तो लंबाई तो इनकी जुड़ती है, लेकिन समय क्या दिया हुआ है 18 सेकंड। 18 सेकंड ये क्या है, मीटर में है। ठीक है, तो 18 सेकंड हो गया। अब ये बताइए, ये क्या आ गया आपका, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बन गया। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछ किस में रहा है, किलोमीटर पर आवर्स में, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। जब भी किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा और मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है, 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, और कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, बराबर क्या आ गया 128, 128 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, ये आ गया 128 किलोमीटर प्रति आवर्स। लेकिन आप लोग ये बताइए कि जैसा कि समान दिशा में है, अगर समान दिशा में ट्रेनें जाती हैं तो क्या होती है, चालें घट जाती है, और विपरीत दिशा में यदि विपरीत दिशा में यदि ट्रेनें जा रही हैं तो क्या होती है, चाल जुड़ जाती है। चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगी, यहाँ क्या है, दो, दोनों की चाल क्या दी हुई है, दोनों की चाल यहाँ से 128 आ गई, दोनों की चाल, दोनों की चाल, दोनों की चाल कितनी आ गई 128। तो एक की चाल हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 128/2 कर देंगे। एक की चाल ज्ञात करेंगे 128/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 64 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, तो ये एक की चाल क्या मिल गई हमें, 64 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, जब भी विपरीत दिशा में गाड़ियां जाएंगी तो उन दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और यदि समान दिशा में जा रही हैं तो दोनों की चालें एक दूसरे से घट जाएंगी, जो बड़ी होगी उससे छोटी वाली चाल घटा दी जाएगी। ठीक है, जब समान दिशा में विपरीत दिशा में है तो दोनों की चाल क्या है, जुड़ के इतनी आ गई, और एक की चाल ज्ञात करेंगे, प्रत्येक की चाल, यहां से लिख देते हैं प्रत्येक की चाल, प्रत्येक की चाल। ठीक है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 64 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दें
जिससे कि क्षेत्रफल क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे गृहिणी का एक सवाल इसमें बनता है, गृहिणी अपने खपत को कितना कम कर ले कि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, गृहिणी अपने खपत को कम करे और खर्च बढ़ा ले या फिर खपत कम कर ले, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। वो भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं करा दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई में, लंबाई कितनी है, लंबाई मान लिया गया 100 है। ठीक है, 100 लंबाई है। अब पहले लंबाई 100 है, अब क्या कह रहा है, लंबाई में कितनी वृद्धि कर दे, वृद्धि कर दे 114.28 की वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगी, 114.28। ठीक है, पहले क्या है, पहले आपका है 100, ये क्या है 100 है पहले, 100 से क्या कितनी वृद्धि करता है, 14.28 की वृद्धि कर दे। ठीक है, वृद्धि कर दी जाती है तो कितना प्राप्त होता है, 114.28। ठीक है, अब कह रहा है क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दे। अब जितने प्रतिशत की कमी कराएगा, जितना भी कम कराएगा, तो वो कहां से कम कराएगा, यहां से। ये तो बढ़ गया, अब यहां से कितना कम कर दे, ये 14.28 ही जोड़ा गया है तो क्या हुआ, ये 14.28 कम कर दे। अब कितने से कम कर दे, 114.28 से कम कर दे। अब कितना आया, 14.28 कम करेगा, लेकिन कहां से कम करेगा, 114.28 से कम करेगा। 114.28 से जितने से कम करेगा उसको हम बटे में रख लेंगे और जितना कम होगा उसको हम ऊपर रख लेंगे। ठीक है, इंटू 100। अब 100 में हम प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम दशमलव यहाँ बराबर 2 अंक के बाद है, यहाँ है, इसको हटा देंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे 7 से, 7 दूना 14 हो गया, या 2 से काट लें हम, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 7 14 हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक, इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक है, अभी भी कट जाएगी, कितने से कटेगा, 2 से और काट देते हैं, 2 तियां 6 हो गया, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 पंचे 10, 2 7 14। ठीक है, ये हो गया। अब 357 आ गया, यहाँ कितना आया, 28,527। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, 3 इसको बाहर लिख लेते हैं थोड़ा सा, कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 357, 357 बटे कितना हुआ, 2857, 2857 गुणे 100। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे 357 है और ये 2857 कितने गुना है, लगभग देख लेंगे कितने गुना है। 7 का गुणा करें, 3 का गुणा करेंगे, कितने गुना हो जाएगी ये, अगर हम 7 का गुणा करें तो कितने बार जाएगा, 7 अठे 56, 7 अठे 56 हो जाएगा, और 8 पांचे 40, 40 5 45 हो गया, 4 आए, 8 त्रिक 24, 4 28, 28 56 आ रहा है, 28 57 आ रहा है, तो कितने गुना है ये, इससे कितना गुना है, लगभग 8 गुना है। एक ही कम है ये, तो हम क्या कर देंगे, 8 गुना इसको ले जाएंगे। दशमलव में रखेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर जो भी आएगा आंसर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने गुना जा रहा है, 1 गुना ये हो गया, ये 8 गुना चला गया, तो इसको अब काटेंगे 100 से, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 25, टोटल कितना आया, 25 बटे 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 12.5%। 25 बटे 2 का मतलब क्या हुआ, 12.5%। 12.5% आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना कम करा रहा है, जितना कम है उसको रखेंगे, और जितने से कम करा रहा है, पहले क्या कह रहा है, इतने प्रतिशत बढ़ जाए, फिर कह रहा है कि अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटा दी जाए। तो जो भी ये रहेगा, कुछ भी रहेगा, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, चौड़ाई से फिर लंबाई घटाए, कुछ भी घटाए तो हम इसी से क्या कर देंगे, घटा के अपना मान फाइंड कर लेंगे। जो भी घटा के आएगा उसको ऊपर रखेंगे और जितने से घटाएंगे उसको नीचे रख के परसेंट में मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20 गुना 20% अधिक कुशल है।
जो राखी से 20% अधिक कुशल है, शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिनों का और समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे राखी। राखी काम करने जाती है और 8 दिनों तक काम करती है। ठीक है, ये 8 दिनों तक काम करती है। अब राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल कितना काम हुआ है, 8 दिन काम करती है तो कितना काम हो पाया है, 10% काम हो पाया है। ठीक है, 10% काम हो पाया है। और अगर ये 10% काम हो पाया है तो कितना काम रहा होगा, टोटल 100%। आपको पहले भी बता चुका हूँ, टोटल यदि पूछेगा, टोटल की बात करेगा तो 100% में हम जाएंगे। ठीक है, 8 दिन में कितना काम करती है, केवल 10%। तो हम ज्ञात कर लेंगे कि 100% काम कितने दिन में करेगी, 100% वर्क कितने दिन में कर पाएगी, क्योंकि यहाँ से 100% वर्क का मतलब पूरा काम हो जाएगा और कितने दिन में कर पाएगी। तो ये हमें हमारा मान निकल आएगा कि राखी कितने दिन में एक काम को कर सकती है। तो कितने दिन में, 10 है, 10% है, 10 गुना इसको बढ़ाया गया तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 10 गुना बढ़ा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 80 दिन। तो राखी जो है, राखी कितने दिन में काम कर पाएगी, किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगी, 80 दिनों में समाप्त करेगी। राखी किसी काम को 80 दिन में समाप्त करेगी। ठीक है, तो ये हो गया राखी का काम। अब कह रहा है वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। अब ये कार्य क्षमता दे दिया गया है, तो राखी मान लिया गया, राखी 100 की कार्य क्षमता से कार्य करती है, तो पूनम कितने की, ये पूनम है। ठीक है, वो राखी हो गई, ये पूनम। अब राखी यदि 100 की कार्य क्षमता से करती है, 100 की कार्य क्षमता से काम करती है, तो पूनम कितने से करेगी, 20% अधिक। 20% अधिक का मतलब क्या हुआ, 120। यदि राखी 100 की कार्य क्षमता से करती है तो पूनम कितने से करेगी, 120 की कार्य क्षमता से काम करेगी। अब यदि यहां से देखिए, अब सीधा सीधा आ जाएगा, ये 100 की कार्य क्षमता से यदि करती है, 100 की कार्य क्षमता से करती है तो 80 दिन लगते हैं इसको पूरे काम करने में। कितना लगता है, 80 दिन लगता है। अब ये 120 की कार्य क्षमता से यदि करेगी, अब यहां से निकालने का मतलब ये हुआ कि पूनम का भी हम पूरा काम निकाल लें। तो यहाँ से क्या होगा, 120 की कार्य क्षमता से करेगी तो कितने दिन लगेंगे। अब आप ये बताइए कि 100 की कार्य क्षमता से करती है तो 80 दिन में समाप्त होते हैं। अब 120 की कार्य क्षमता से करेगी तो कितने दिन में समाप्त होंगे, कम दिन लगेंगे कि अधिक दिन लगेंगे। अब 120 की कार्य क्षमता से करेगी तो इसको कम दिन लगेंगे, क्योंकि 100 की कार्य क्षमता से, जैसे कि हम कह दें कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक दिन में, एक व्यक्ति 2 दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। अब वही 2 व्यक्ति यदि हम कर दें, 2 व्यक्ति यदि हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दें तो कितने दिन में काम हो जाएगा, एक ही दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देखिए यहाँ पे, 100 की कार्य क्षमता से करता है तो 80 दिन लगता है, और 120 कार्य क्षमता से करेगी तो कितना लग जाएगा, ये 100 बटे कम दिन लाने के लिए हम क्या करेंगे, 120 का भाग कर देंगे। तो ये कट गया और 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, बराबर कितना आ गया, 200 बटे 3। 200 बटे 3 दिन आ गया। ठीक है, ये आपका क्या प्राप्त हुआ, 200 बटे 3 दिन। टोटल कितने दिनों में पूनम करेगी, 200 बटे 3 दिनों में इस काम को समाप्त करेगी। ठीक है, तो पूनम, अब ये रेखा है, रेखा के काम, राखी है, राखी के काम करने का दिन कितना है, 80 दिन में पूरा काम समाप्त करेगी, 80 दिन में काम समाप्त करेगी। और ये पूनम कितने दिनों में काम समाप्त कर सकती है उसी काम को, 200 बटे 3 दिन में। अब इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखेंगे एक दिन में कितना काम करेगी, तो 80 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, तो पर डे ये क्या करेगी, 5 यूनिट वर्क पर डे करेगी। एक दिन में ये 5 यूनिट काम करेगी। और पूनम कितना करेगी, 200 बटे 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 बटे 3 से जब भी हम भाग करेंगे, यहाँ पे आप गलती मत करिएगा ऐसे क्वेश्चनों में। 200 बटे 3 से, बटे का बटे है तो ये कहा जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, तो 3 दूना 6, कितने दिन में, 6 दिन। ठीक है, 6 यूनिट काम करेगी पर डे। एक दिन में कितना यूनिट काम करेगी, 6 यूनिट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनका दोनों का काम, दोनों का काम कितना करेंगे, एक दिन में दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, 11 यूनिट। कितना करेंगे, 11 यूनिट काम करेंगे पर डे।
एक दिन में 11 यूनिट काम कौन कौन करेंगे? राखी और पूनम दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 11 यूनिट एक दिन में काम करेंगे। अब ये बताइए 10% काम पूरा हो जाता है, 10% काम पूरा हो जाता है तो बचा कितना इसका काम पूरा? 90 काम बचा। और यहाँ पे टोटल काम कितना आया हमारा? 400। 400 पूरा काम आ गया। अब 400 में देख लेते हैं कितना बच रहा है काम। 10% तो हमारा यहीं से पूरा हो गया, तो बच कितना गया? 90% बच गया। तो यहाँ से निकाल लेंगे बचा हुआ काम। ये हो गया, ये हो गया, ये 9 चौक 36, 360। टोटल कितना काम बचा हुआ है? 360 यूनिट वर्क बचा हुआ है, 360 यूनिट वर्क। ठीक है, इतने यूनिट वर्क हमारा शेष बच गया। अब 360 यूनिट क्या कह रहा है? शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो अब शेष काम कितना है? 360 यूनिट है, यहां लिख लेंगे 360 यूनिट बचा है काम। और एक दिन में कितना काम दोनों कर रहे हैं, पूनम और रेखा? 11 यूनिट। तो 11 से भाग दे देंगे, 360 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा। तो बस यही को सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका? 360 बटे 11 दिन। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 360 बटे 11 दिन। ये आपका आंसर डेज। ठीक है, ये कौन करेगा? राखी और पूनम दोनों मिलकर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 360 बटे 11 दिन। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, केवल ये करना है कि 10% वर्क समाप्त होता है तो 100% वर्क कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, पूरा वर्क कितने दिन में समाप्त कर लेगी राखी, यदि अकेले करेगी तो कितने दिन में? 80 दिन में। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 80 दिन में समाप्त कर लेगी राखी। ठीक है, तो 80 दिन निकल आया यहां से। अब कह रहा है कि आर राखी, राखी कितना है? यदि ये 100 कार्य क्षमता से करती है, 100 की कार्य क्षमता से करती है काम, तो 80 दिन लगाती है। और पूनम क्या कह रहा है? पूनम 20% अधिक कार्य कुशल है, 20% अधिक कार्य कुशल है, तो क्या करेंगे? 120 कर देंगे। तो 120 से यदि यह काम करेगी तो कितने दिन लगाएगी? यदि 100 की यूनिट से 100 की कार्य क्षमता से ये करती है तो 80 दिन लगते हैं। और ये 20 की कार्य क्षमता से करेगी, मतलब 100 से ज्यादा कार्य क्षमता से करेगी तो कितना दिन लगेगा? 80 दिन से कम ही समय लगना चाहिए। तो क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है प्रोसेस, अगर हम सीधा रख के इसको करेंगे तो ये उल्टा होता है। और यदि यहीं से हम देखें, इसको उल्टा कर दें कि 1/80 करके हम सॉल्व करें तो हमारा मान सही आएगा। जैसे कि आप लोग देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं मैं, यदि 100 की कार्य क्षमता से काम करती है तो कितने दिन में? 80 दिन में। तो 80 को हम क्या करते हैं? 1/80 कर देते हैं। 1/80 काम, 1/80 भाग काम करेगी। ठीक है, 100 की कार्य क्षमता से करेगी 1/80 भाग काम करेगी, तो 120 की कार्य क्षमता से करेगी। अब हमारा सीधा आ जाएगा, 120 का गुणा हो जाएगा यहाँ, तो 120 आ गया बटे 80 आ गया, और 100 है तो 100 का भाग चला गया। आप ऐसे लगा सकते हैं, ये और बढ़िया आपके लिए रहेगा। ये हो गया बराबर कितना आया? 800 बटे 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब जो भी मान आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा 200 बटे 3। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि 100 पे काम करता है तो कितना होता है? 80 दिन लगता है। 120 से काम करेगा, 120 कार्य क्षमता से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? कम दिन लगना चाहिए, इसलिए 200 बटे 3 आया। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे 5 यूनिट राखी करती है 80 दिन में एक काम को, और यहाँ से निकला क्या? पूनम का कार्य दिन निकल आया, मतलब पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? 200 बटे 3 दिनों में समाप्त करेगी। 200 बटे 3 दिनों में, दोनों का एलसीएम लेंगे 400 आएगा। फिर राखी का एक दिन का काम निकालेंगे, 5 यूनिट काम करती है। पूनम के एक दिन का काम निकालेंगे, 6 यूनिट पर डे काम करती है। टोटल कितने यूनिट दोनों काम करते हैं एक दिन में? 11 यूनिट काम करते हैं। और यहाँ से देखेंगे कितना शेष काम बचा हुआ है, 10% हो गया है तो शेष कितना बचा हुआ है? 360 यूनिट वर्क बचा हुआ है। अब दोनों मिलकर यदि 11 यूनिट एक दिन में काम करते हैं तो 360 यूनिट काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 360 बटे 11 दिनों में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी दोनों 5000 प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। दोनों बेचते हैं, ठीक है, दोनों बेचते हैं, मतलब एक 5000 में बेचता है, दूसरा भी 5000 में ही बेचता है। ए 25% का लाभ अर्जित करता है बेचने पर, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब आपको बता दूं मैं, जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा आपको, क्रय मूल्य यदि ज्ञात करना है,
अर्थात सीपी। क्रय मूल्य यदि आपको ज्ञात करना है और ईएसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 100 बटे अब 100 प्लस माइनस, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है हम यहाँ प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होता है क्रय मूल्य, ठीक। तो अब आप देखिए ए कितना है, दोनों का क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है, क्रय मूल्यों का अनुपात। तो ए का क्रय मूल्य, ए का सीपी हम निकालेंगे, अनुपाते बी का हम सीपी निकाल लेंगे सेम फार्मूले से। अब कह रहा है ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से, ठीक है। प्रति घड़ी की दर से का मतलब हुआ कि एक घड़ी को 5,000 में बेचते हैं, मतलब ए भी 5,000 में बेचता है, बी भी 5,000 में ही बेचता है। तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो गया 5,000, ठीक है। अब 100 रखेंगे ऊपर, 100 बटे क्या हो जाएगा, ए को कितना 25% का लाभ अर्जित होता है। तो इस फार्मूले से आपको क्या प्राप्त हुआ 100 बटे क्या होगा 100 प्लस 25, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 अर्थात क्या हुआ 125। यहाँ पे क्या हो गया 125। फिर अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात कर देंगे, फिर क्या करेंगे 5,000 कर लेंगे फिर से, क्योंकि दूसरा बी भी 5,000 बेच रहा है, तो बी हो गया फिर 100। अब ये विक्रय मूल्य दिया है तो अब फिर क्या हो जाएगा 100 ही रहेगा। अब इसके बटे क्या करेंगे 100, फिर क्या करेंगे 10% की हानि होती है, यदि हानि होती है लॉस होता है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस यहाँ पर 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 90, ठीक है, ये 90 आ गया। अब आप देखिए इसमें से क्या कट रहा है, क्योंकि इतने के बटे इतना है तो 5,000 कट जाएगा, सेम राशि है, 100 से 100 कट जाएगा सीधा सीधा, तो बचा क्या यहाँ पे 1 बटे 25, 125 अनुपाते 1 बटे 90। जब भी ऐसे अनुपात में दिया रहे और बटे में संख्या दी रहे होगी तो क्या करेंगे हम तिरछा गुणा कर लेंगे, तो बराबर क्या आया 90 अनुपाते 125, ठीक है। ये क्या मिला हमें क्रय मूल्यों का अनुपात मिल गया। अब इसको काट लेंगे, और भी कटेगा तो काट लेंगे, कितना हो जाएगा ये 5 से काटेंगे 18 पंचे 90 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 बराबर क्या आ गया ए सीपी, ए का सीपी अनुपाते बी का सीपी, क्रय मूल्य का अनुपात क्या आया 18 अनुपाते 25, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया 18 अनुपाते 25, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फार्मूला आप जरूर लिख लीजिएगा, इसमें ये होता है, और यदि एसपी ज्ञात करना है सीपी दिया है तो हम क्या करते हैं इसी को उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे सीपी हो जाएगा। जब सीपी यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ देख लीजिए आपका एसपी ज्ञात करा रहा है और सीपी दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे बटे 100 कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा विक्रय मूल्य, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपया है, 20%, और यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका होना चाहिए यक्स, ठीक है, यक्स प्रतिशत की 2 क्रमिक छूट, यक्स प्रतिशत की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1,400 रुपए में बेची जाती है, यक्स का मान कितना है, ठीक है। यक्स का मान पूछ रहा है, तो आपको बता दूं मैं, जब भी अंकित मूल्य दिया रहेगा, क्या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अब जितनी भी छूट देनी होगी, माना कि डिस्काउंट इस पे क्या देना है डी, डी डिस्काउंट देंगे हम, अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस कहते हैं, एमपी, ठीक है, मार्क प्राइस कहते हैं। इसमें छूट देंगे हम, यदि डी % की छूट मिलती है तो 100 माइनस क्या करेंगे डी बटे 100, ये क्या है डी छूट है, डी % की छूट है, तो इतना हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो इसको घटाने के बाद छूट निकालने के बाद हमारा क्या प्राप्त होता है एसपी, यहाँ से क्या प्राप्त होता है एसपी प्राप्त होता है। इतने से यदि हम छूट देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा एसपी प्राप्त होगा, ठीक है। जब एसपी प्राप्त होगा तो यही फार्मूला को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला कई जगह अप्लाई होगा। वह कुर्सी 1,400 रुपए में बेची जाती है, 1,400 रुपए में बेची जाती, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्रमिक छूट देगा तो यहीं पे हम 2 बार कर देंगे, 100 माइनस डी फिर इंटू 100 माइनस डी बटे 100, ठीक है। तो एमपी, एमपी हमारा क्या दिया हुआ है अंकित मूल्य 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा है पहली छूट कितना है 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट का मतलब 20 माइनस 100 माइनस 20 बटे
100 कर देंगे इसको। ठीक, फिर दूसरी छूट का मतलब क्या हुआ, 10 x% की देता है तो 100 माइनस x कर लेंगे बटे 100 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, एसपी आएगा हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 1400 रुपया। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 1400 रुपया रख देंगे। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप सीधा आराम से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अब 0 0 0 0 दो ही जीरो है तो दो जीरो हम कैंसिल कर लेंगे। पहले क्या है 2000, ठीक है, दो जीरो हम कैंसिल कर देंगे इधर से ये। ठीक, अब ये गुणे में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 100 में से 20 गए कितना आ जाएगा, 80, 80 आ गया, और गुणे 100 माइनस x। ठीक है, अब ये बटे में है, ये बटे में है, उधर जाएंगे क्या हो जाएंगे, भाग में है, उधर जाएंगे गुणे में हो जाएंगे। तो बराबर क्या हुआ, 14 गुणे 100 प्राप्त हुआ, गुणे 100 प्राप्त हुआ। ये 100 ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर है गुणे में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 20 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और यहाँ से 80 भी भाग में जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, 2 7 14। ठीक है, तो 100 माइनस x बराबर याद करेंगे 7 गुणे 100 गुणे 10 बटे 80। ठीक, 0 0 कट गए। अब इसको काटेंगे, 4 दूना 8 हो गया, और 4 25 हम 100। ठीक है, कितना आ गया ये, अब इसको हम सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 7 को गुणा करेंगे, 7 पचे 35 की 5 हो गया, और 7 दूना 14, 175 बटे 2। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यदि हम यहाँ से देखें इसको तो क्या मिला हमें, 100 माइनस x बराबर 175 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करें, x को इधर ले लें तो x इधर हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 175 बटे 2। अब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 से 75 175 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25, 25 बटे 2 बराबर क्या आ गया, ये 12.5%। कितना आया, छूट कितनी आ गई, 12.5%। आपका 80 नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 12.5%। आप आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका है ये लगाने का, कुछ भी नहीं है, केवल आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आ जाएगा आपका मान। ठीक है, ये हो गया। अब एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु, 7 पुरुषों की आयु कितना है, 26 वर्ष 25 वर्ष। 7 पुरुषों की आयु 26 25 वर्ष 21 वर्ष 29 वर्ष 24 वर्ष 28 वर्ष और 22 वर्ष। कितना है, 22 वर्ष है। अब पूछ क्या रहा है, उनकी औसत आयु। औसत आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कुल आयु, टोटल आयु जितनी भी होती है कुल आयु निकाल लेते हैं, फिर बटे व्यक्तियों की संख्या से हम भाग कर देते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 7 है, 7 से भाग कर देंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज एवरेज एज हो जाएगी। ठीक है, औसत आयु हो जाएगी। तो बराबर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना सॉरी 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 140 हो गया। 140 के बाद कितना हो गया, 150 54 54 9 63 63 64 हो गया, 64 5 कितना हो जाएगा, 69 69 6 75, टोटल आ गया 175 बटे 7। ठीक है, अब इसको हम ज्ञात करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा औसत आयु, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 7 पचे 35, अर्थात कितना हो गया 25। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है, ब्रैकेट से है, जैसे पहला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, पहला या दूसरा क्वेश्चन मिला था ऐसे। अब इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 33 7 कितना हो जाएगा, 40 हो गया, फिर गुणे है, फिर इसका भाग करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 22, तो गुणे में कितना आ जाएगा 22, फिर गुणा है, ये 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 हो गया। ठीक है, अब हम गुणा करेंगे इनका, 40 गुणे गुणा कर लेंगे, 25 दून 50 की 0 आ गया,
25 दून 50, 5 55 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, डबल जीरो हो जाए, 1 जीरो 1 जीरो, फिर 4 पंचे 20 की जीरो आ गया, 2 4 पंचे 20, 2 22, कितना आया ये 22,000। आपका डी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते रहिए, बहुत ही मजा आएगा। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए कितना है, 1100 रुपया है। अगले 5 महीनों के लिए कितना है, 1000 है। और अंतिम 4 महीनों के लिए कितना हो जा रहा है, 1200 रुपया था। यदि कुल वार्षिक बचत कितना करती है, 1300 रुपया बचाती है, तो सपना की औसत मासिक आय कितनी थी। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम तीन महीने कितना व्यय करती है, 1100 रुपया प्रति महीने की दर से व्यय करती है। एक महीने में 1100 रुपया व्यय करती है, 3 महीने में कितना व्यय करेगी, 3 महीने में व्यय करेगी 1100 गुणे 3, प्लस फिर अगले 5 महीने में कितना व्यय करती है, एक महीने प्रति महीने की दर से व्यय करती है, तो 5 महीने में कितना व्यय करेगी, 5 महीने में 5 गुणे 1000। ठीक है, फिर प्लस फिर अगले 4 महीने तक व्यय करेगी 1200 रुपया प्रति महीने की दर से। तो ये क्या हुआ, व्यय। सपना है, सपना यहां पे लिख लेते हैं, सपना द्वारा एक वर्ष में व्यय राशि। ठीक है, सपना द्वारा एक वर्ष में व्यय राशि, क्योंकि एक वर्ष बन गया, 3 महीने ये हो गए, 5 महीने ये हो गए, कितना हो गया, 8 महीने, और 4 महीने ये 12 महीने में कितना व्यय करेगी। अब इसको निकाल लेंगे हम, कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा, प्लस ये 5000 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, बरचौक 4800। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 0 0 हो गया, 0 0, 8 5 13 हो गया, 13 3 16 हो गया। अब कितना बचा, 4 3 7 1 8। ठीक है, इतना आ गया। अब ये 8600 व्यय करती है, 8600 व्यय करती है। ये आपका कहीं से गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पे, ये आपका 500 नहीं होगा, यहाँ पे 1000 है। इसको थोड़ा सही से बना लें, नहीं ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होगी। यहाँ पे 1000 है, ठीक है, 1000 है, 1000 प्रति महीने की दर से व्यय करता है, तो 5 महीने में कितना व्यय करेगा, 5000। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेंगे, टोटल जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 8 हो गया, यहाँ से 0 0 प्राप्त हो जाएगा, 8 3 11 की 1 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 1 4 3 7 7 5 12 1 13 हो जाएगा। टोटल कितना आया आपका, 13100 रुपए क्या करती है, वो व्यय करती है एक वर्ष में। लेकिन कह रहा है यदि कुल वार्षिक बचत एक वर्ष में कितना बचाती है, 1300 रुपया बचाती भी है, तो कुल आय कितनी हो गई इसकी, कुल आय कितनी हो गई इसकी, एक साल में, यहाँ पे लिखेंगे एक साल में, ये साल में है, एक साल में कुल आय कितनी हो गई, 13100 रुपए, प्लस और बचाती कितनी है, ये तो खर्च हो गया इतना करती है, और बचाती कितना है, 1300 रुपया बचाती भी है। तो ये बचत खर्च प्लस बचत क्या हो जाएगा, टोटल आय हो जाएगी। तो कितना निकला ये निकला 3 और 4, ये 4 हो गया, और ये 4 हो गया 1। ठीक है, ये आ गया 14400 आपका प्राप्त हुआ। अब ये यदि 14400 प्राप्त हुआ एक साल में, तो कह क्या रहा है, सपना की औसत मासिक आय। औसत मासिक आय का मतलब क्या हुआ कि एक महीने की आय उसकी कितनी है। ये कितने का प्राप्त हुआ, 12 महीने की आय प्राप्त हो गई, तो एक महीने की आय कितनी हो जाएगी, एक माह की आय। या तो एक माह हम लिख दें, या तो यहां लिख दें प्रत्येक माह आय। प्रत्येक माह की आय बराबर कितना हो जाएगा, 14400 बटे 12। ठीक है, ये तो 12 महीने की हो गई। अब एक महीने की निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे, क्योंकि एवरेज निकाला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 12 बराई में 144, अर्थात 1200 रुपए। ठीक है, ये कितना हो गया, 1200 रुपए आय हो गई।
ठीक, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सीधा सीधा लगाना है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट में रहेंगे। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है। यदि यम अनुपाते एन का मान कितना है, 9 अनुपाते 6 है, तो यम प्लस एन और यम माइनस एन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, यम अनुपाते एन दे दे और कुछ भी दे दे, अनुपात में दे के फिर कुछ मान दे दे, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम सीधा सीधा मान ले लेते हैं। यम अनुपाते है तो यम पहले है, तो इधर पहले वाला मान यम का हो जाएगा, और बाद वाला अनुपात के बाद वाला एन है, तो अनुपात के बाद वाला मान एन का हो जाएगा। तो यम का मान कितना हुआ, 9। अब इसमें हम रख देंगे 9 प्लस कितना है एन का मान, 6, 9 प्लस 6 हो गया, फिर अनुपात लगा लेंगे, फिर 9 है माइनस है तो माइनस रख देंगे 6, कितना आ गया ये 9 6 15 आ गया, अनुपाते हो गया, ये यहाँ से कितना आ गया 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, अर्थात 5 अनुपाते 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, 5 अनुपाते 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 5,175 रुपए है, और उस वस्तु पर उस पर 25% की छूट दी जाती है। अब छूट दी जाती है 25% की, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। आपको अभी बताया हूं मैं फार्मूला कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस दिया है, तो इस पे हम क्या करेंगे, छूट देंगे, D% की यदि हम छूट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, D% की छूट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें क्या प्राप्त होता है, SP, अर्थात विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाता है। अब कह क्या रहा है, ये 5,175 रुपया है इसका विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य हो गया 5,175 रुपया, 5,175 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा उस पर 25% की छूट दी जाती है, अब कह रहा इस पर 25% की छूट, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इस पर 25% की छूट दी जा रही, तो आप इस पर 25% की छूट मत दीजिएगा, क्योंकि इस पे 25% की आप छूट दे देंगे, सेम ऐसे ही छूट दे देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य पर कभी भी छूट नहीं दी जाती है। दी किस पे जाएगी, अंकित मूल्य पर आपके छूट दी जाएगी। 25% की छूट दिला रहा है, 25% की हम छूट दे देते हैं, एमपी गुणे कितना हो जाएगा, 25% की छूट दे देंगे तो 100 माइनस 25, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा 75, 25% की छूट दे देंगे, बचा कितना 75 बटे 100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, बराबर क्या आएगा एसपी, तो एमपी बराबर क्या आ जाएगा, अर्थात मार्क प्राइस बराबर क्या आ जाएगा, 5,175 गुणे 100 बटे क्या आ गया 75। अब इसको हम सीधा चालू करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 आ गया, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 पचे 15, बराबर कितना आया 17, 1,725 गुणे 4 मार्क प्राइस। अब इसी का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 की 0 हो गया, अब 4 दूना 8 2 10, 4 सते 28 1 29, ठीक है, 4 एकम 4 2 6, ठीक है, 4 एकम 4 2 6, ये आ गया 6900 रुपए। ठीक, तो ये आ गया आपका अंकित मूल्य 6900 रुपए, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसमें आप कभी भी विक्रय मूल्य में छूट मत दीजिएगा, आप दीजिएगा किस पे, मार्क प्राइस पे। अगर विक्रय मूल्य में आपको छूट दिला भी रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, जो यहाँ घटाते हैं उसका हम क्या कर देंगे उल्टा। यदि हम यहाँ से डायरेक्ट ज्ञात करना चाहें मार्क प्राइस यदि हम डायरेक्ट ज्ञात करना चाहें तो क्या करेंगे 5,175, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, छूट दिला रहा है 25% की तो ऊपर 100 रखेंगे, 25% की छूट दिला रहा है नीचे 75 कर देंगे, छूट दे देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर मिल जाएगा सेम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है और 121 दिया हुआ है और 11 दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम ज्ञात क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति की बात कर रहा है, प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा,
यहाँ से 11, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 11 ही है जो सभी को डिवाइड करेगी। 11 स्वयं से डिवाइड हो जाएगी, फिर इस पे कुछ बचेगा ही नहीं। अब 11 से हम 44 डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 11 से 121 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आया? 11। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्तियों में ये क्या निकलता है हमारा? प्रत्येक पंक्तियों में फलों की संख्या, फलों की संख्या निकला। प्रत्येक पंक्तियों में फलों की संख्या निकल आया कितना? 11। मतलब एक पंक्ति में 11 फल रखे जा रहे हैं, दूसरी पंक्ति में 11 फल रखे जा रहे हैं, तीसरी पंक्ति में भी 11 फल, चौथी पंक्ति में भी 11 फल। सभी पंक्तियों में कितने कितने फल रखे जाएंगे? 11 फल रखे जाएंगे। अब क्या कह रहा है? न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए पंक्तियों की। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करा रहा है। ये एक पंक्ति में फलों की संख्या निकल आई, तो क्या ज्ञात करेंगे? पंक्तियों की संख्या, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या जब भी ज्ञात कराएगा, ऐसे क्वेश्चनों में जब भी ज्ञात कराएगा, तो हम करेंगे क्या? पंक्तियों की कुल संख्या, कुल संख्या। अब पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करा रहा है, तो हम क्या करेंगे? कुल फलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा? कुल फलों की संख्या, कुल फलों की संख्या निकाल लेंगे, फिर बटे प्रत्येक पंक्ति में फलों की संख्या से भाग कर देंगे। प्रत्येक पंक्ति में फलों की संख्या, फलों की संख्या से भाग कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल फल, ऊपर हमें क्या निकला है? कुल फल निकला है, जितने फल है पूरे निकला है। अब पूरे फलों को अगर हमें एक पंक्ति में 11 फल आते हैं, तो एक पंक्ति में क्या होगा? प्रत्येक पंक्ति में फलों की संख्या से भाग कर देंगे। एक पंक्ति में 11 फल आते हैं, तो कुल फलों को यदि हम डिवाइड करेंगे 11 के हिसाब से, तो क्या आ जाएगी? पंक्तियों की संख्या निकल आएगी। अब कुल पंक्तियों की कुल फलों की संख्या कितनी है, इनको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा? 44 11 55 हो जाएगा। 55 121 कितना हो जाएगा? 175। टोटल क्या आ जाएगा? 175। तो टोटल फल कितने आ गए? 175 आ गए। तो 175 रख देंगे। कितना आ जाएगा? 11 55 आ गया, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। 55 आ गया, और ये कितना है? 121। 121 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और ये 76, 176 आएगा, सॉरी 176 आएगा। 176 रखेंगे यहाँ पे। 176 बटे प्रत्येक पंक्तियों में फलों की संख्या कितनी आ रही? 11। तो 11 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 11 एक कम 11 हो जाएगा। 11 छः का 66, कितना आ जाएगा? 16। तो कितना आ जाएगा? पंक्तियों की कुल संख्या कितनी आएगी? 16। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये हमेशा बनता है आप में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। या तो फल करके दे देगा, या तो और कुछ दे देगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे लगाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए। इसका केवल मान ज्ञात करना है, तो इसमें आपको पहले क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है, वो भी छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बाहर का सॉल्व करना है। तो आप पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले हमें करना क्या है? इस पे ऑफ तो दिया नहीं है, भाग दिया है, तो भाग कर लेंगे। 175 क्या दिया है? 175 गुणे 72 दिया है। अब भागे 24 दिया है, तो भागे 24 कर लेंगे। फिर +5 दिया है, तो +5 बाहर कर लेंगे। 24 से भाग करेंगे, 24 तिया कितना होता है? 72 होता है, ठीक है। 24 तिया 72 हो जाता है। 3 आ गया यहाँ से, ठीक। अब 3 का गुणा करेंगे 175 में, कितना आ जाएगा? 5 तिया 15। अब 3 7 21 1 22। 3 एक कम 3, 3 2 5 +5। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 530। 530 आ गया। इसका मान कितना आया? 530। फिर गुणे 20 दिया हुआ है, तो गुणे 20 कर लीजिए। 20 कर लीजिए। अब 20 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 जीरो आएगा। 3 दूना 6 आ गया, और 5 दूना 10, ठीक है। कितना आया? ये 10,600 आ गया। अब भागे 200 2 दिया है, तो भागे क्या करेंगे? 2 दे देंगे। या तो भागे ऐसे ना करके, भाग में 2 दिया है तो भाग 2 कर देंगे। अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ? सॉल्व हो गया। 5 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, और 0 0 कितना आ गया? 53।
कितना आया 5300 आपका करेक्ट आंसर, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, 20 क्वेश्चन ही आते हैं आप में, तो 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हुए हैं। बढ़िया तरीका है, आप सॉल्व करते रहिए, ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेगी। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट्स जरूर करिएगा। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते हैं और आपको अच्छे वीडियो लगे तो आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए। अब दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सकें, सबसे पहले प्राप्त हो सकें। और जितना हो सके कमेंट्स करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। अगर आपको इस वीडियो जैसे ये पढ़ाया जा रहा है इसका आपका डिटेल्स चाहिए, आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप लोग कमेंट्स करिए, तो मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा दूंगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, आपने केवल थोड़ा थोड़ा है, तो मैं पूरे चैप्टर को एक से लेके पूरे चैप्टर को पढ़ा डालूंगा और पूरा पढ़ाने के बाद आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो छूट के जाएगा। अब दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।